आज हम बात करेंगे कश्मीर के इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक और अक्सर गलत समझे जाने वाले अध्याय के बारे में। हम बात कर रहे हैं 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन की। तो ये सब हुआ कहाँ? कश्मीर की उस खूबसूरत घाटी में, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ दुर्भाग्य से अपनी अशांति के लिए भी जानी जाती है। और हाँ, ये वही इलाका है जो दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक बड़ा केंद्र रहा है। अब इस घटना का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, लगभग 90,000 से 1 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़ने पड़े। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उस वक्त घाटी में मौजूद पंडित आबादी का करीब करीब 95% हिस्सा था। मतलब समझिए कि लगभग पूरा का पूरा समुदाय ही विस्थापित हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी जड़ें कहाँ थीं? देखिए, इस पलायन से ठीक पहले घाटी में एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही नाजुक शांति थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त के हालात असल में थे कैसे। दशकों से कश्मीरी पंडित मुस्लिम बहुल घाटी में एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय थे। वो कुल आबादी का सिर्फ कह लीजिए 4 से 6% थे, जबकि लगभग 95% आबादी कश्मीरी मुसलमानों की थी। लेकिन फिर 1980 के दशक में चीज़ें बदलने लगी। राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा। खास तौर पर 1987 के चुनावों में जब धांधली के आरोप लगे तो अविश्वास की खाई और भी गहरी हो गई। और बस इसी माहौल का फायदा उठाकर उग्रवादी समूहों को वहां अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल गया। तो ये जो तनाव अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आखिर एक बड़े संकट में, एक पलायन में कैसे बदल गया? वो चिंगारी क्या थी? चलिए अब सीधे चलते हैं 1990 के उस दौर में। ये वो फ्लैश पॉइंट था जब घाटी के हालात बेकाबू हो गए और इस बड़े पलायन की जमीन तैयार हुई। 1989 के आखिर में हिंसा का एक बहुत ही खतरनाक दौर शुरू हुआ। अब टारगेट किलिंग्स होने लगी, वो भी समुदाय के जाने माने लोगों की। जैसे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने बीजेपी नेता टीकालाल टपलू की हत्या कर दी। फिर जज नीलकंठ गंजू को मार दिया गया, जिन्होंने एक आतंकवादी को सजा सुनाई थी। इन हाई प्रोफाइल हत्याओं ने पूरे पंडित समुदाय में एक डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। और अब धमकियां सिर्फ दबी छुपी नहीं थीं, वो खुलेआम दी जा रही थीं। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की तरफ से स्थानीय अखबारों में साफ साफ धमकी भरे संदेश छपने लगे। जाहिर है, इससे लोगों में डर और बढ़ गया। ये डर सिर्फ अखबारों तक ही नहीं रुका, अब तो दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। कुछ मस्जिदों के लाउडस्पीकर से भी भड़काऊ बातें की जा रही थी, जिसमें पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। 1990 के बीच तक, जब पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा था, एक अनुमान के मुताबिक 30 से 80 पंडितों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। अब देखिए, आंकड़ों में ये संख्या शायद कम लगे, लेकिन एक इतने छोटे समुदाय के लिए इन हत्याओं का मनोवैज्ञानिक असर बहुत बहुत ही गहरा था। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे विवादित सवाल पर। आखिर उन्होंने अपने घर क्यों छोड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आज तक 2 अलग अलग राय हैं। इस पलायन को लेकर 2 मुख्य थियरीज हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ पंडित समुदाय का मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक तरह की जातीय सफाई, ताकि उन्हें घाटी से बाहर निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक और नजरिया है। इसके मुताबिक उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वो विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ी और क्रूर सैन्य कार्रवाई कर सके। लेकिन कई स्कॉलर्स यानी विद्वान एक अलग, ज्यादा संतुलित नजरिया रखते हैं। उनके मुताबिक पलायन की सबसे बड़ी वजह थी आतंकवादियों की हिंसा से पैदा हुआ असली डर, और साथ ही उस वक्त की सरकार समुदाय को सुरक्षा का भरोसा देने में पूरी तरह नाकाम रही। और ये बात इस कोट से और भी साफ हो जाती है। स्कॉलर शैला हुसैन लिखती हैं कि गवर्नर ने साफ कह दिया था कि उस हालात में वो दूर दूर तक फैले हुए हिंदू समुदाय को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। अब जाहिर है, इस बात ने असुरक्षा की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो घाटी छोड़ने के बाद इस समुदाय का क्या हुआ? निर्वासन में उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब इसे समझते हैं। शुरू में तो ज्यादातर परिवार जम्मू के रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए। वहां के हालात बहुत ही खराब थे। उन्हें लगा था कि ये बस कुछ हफ्तों या महीनों की बात है और वो वापस चले जाएंगे। पर यह निर्वासन दशकों तक खिंच गया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और हाँ,
कितने लोग मारे गए, इस पर भी अलग अलग आंकड़े हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, सरकारी आंकड़े इसे 219 के करीब बताते हैं, तो वहीं कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का कहना है कि ये संख्या करीब 400 है। ये अलग अलग नंबर इस पूरी त्रासदी की जटिलता को दिखाते हैं। इस विस्थापन के बाद समुदाय के अंदर से एक राजनीतिक आवाज भी उठी। पनुन कश्मीर जैसे संगठन बने। इनकी मांग थी कि घाटी के अंदर ही पंडितों के लिए एक अलग और सुरक्षित होमलैंड बनाया जाए। पनुन कश्मीर का मतलब ही है हमारा अपना कश्मीर। आज इस घटना को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये त्रासदी आज भी एक तरह से अनसुलझी ही है। घर वापसी की राह बहुत मुश्किल रही है। सरकार ने कई बार पैकेज दिए, कुछ युवा सरकारी नौकरियों के लिए वापस लौटे भी, लेकिन सुरक्षा की चिंता और कई बार स्थानीय विरोध की वजह से बड़े पैमाने पर वापसी कभी हो ही नहीं पाई। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सरकार और यहाँ तक कि कुछ अलगाववादी गुटों ने भी पंडितों से वापस आने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद भरोसे की कमी और सुरक्षा का डर इतना गहरा है कि आज भी ज्यादातर परिवार निर्वासन में ही जी रहे हैं। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। जब किसी समुदाय की यादें, उसका दर्द और उसकी पहचान अपनी जमीन से इतनी गहराई से जुड़ी हो, तो 3 दशक बाद घर वापसी का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।